Assalamu alaikum. Today's our subject is biology, class 9, chapter number 1, Introduction to Biology, part 1. What is biology? On your way across school campus, take a moment to look around you. You will notice a variety of organisms around you. Example: sparrow, squirrels, trees, bushes, etc. In addition to the countless tiny ones. These all living things are studied under the head of scientific discipline called biology. जब आप अपने स्कूल जाएं, आपको रास्ते में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जैसे कि चिड़ियाँ हो गई हैं, बुशेस, ग्रासेस, कैट, डॉग्स एंड मैन. दीज ऑल आर लिविंग थिंग. जानदारों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिस ब्रांच में साइंस की, उसको हम कहते हैं बायोलॉजी. The word biology is composed of two Greek words, bios meaning life and logos mean discourse, thought, reasoning or in simply the study. Biology दो ग्रीक के वर्ड से मिलके बना है. बायोस का मतलब है ज़िंदगी और लोगस का मतलब है सोचना, वजह किसी चीज़ की, और ज़िंदगी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, जानना. यानी बायोलॉजी ज़िंदगी के बारे में जानने को हम बायोलॉजी कहते हैं. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट फिनोमिनन ऑफ लाइफ. साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी लाइफ के डिफरेंट फिनोमिनन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं. डिफरेंट फिनोमिनन से मुराद उनके बॉडी स्ट्रक्चर, इनके ऑर्गन्स, हाउ दे वर्क, हाउ दे ओरिजिन, इन सब को हम जो पढ़ते हैं वो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. बायोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, दैट इज़ बायोलॉजी, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. बायोलॉजी जो फर्दर दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है वो है एक बॉटनी. बॉटनी मीन्स plants. Botany is a branch of biology which deals with scientific study of plants, while zoology, zoo means animals, deals with the scientific study of animals. Botany से मुराद है plants. वो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं बॉटनी, और साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं जूलॉजी. अकॉर्डिंग टू द रिवर्स्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, all the small, usually microscopic organisms which were previously classified as plant or animals have now been separated into independent groups. Study of these microorganisms is called microbiology. पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम सेपरेट नहीं पढ़ते थे, बल्कि उनको हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही पढ़ते थे. जैसे ही साइंस ने तरक्की की है, माइक्रोस्कोप ईजाद हुआ है, तो हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रोस्कोपिक, उनको हमने अलग ब्रांच में रख दिया है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. द स्टडी ऑफ बायोलॉजी provide information about various kind of living organisms exist on earth. बायोलॉजी के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है पढ़ने के में से? हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता है, वो कैसे दुनिया में एग्जिस्ट हुए, कैसे वजूद में आए. रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, किस तरीके से जो अभी इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है उन ऑर्गेनिज्म से जो ख़त्म हो गई है, एक्सटेंट हो चुकी हैं. ये भी एक है कि किस तरीके से लाइफ इवॉल्व हुई है ऑर्गेनिजम्स के, क्या एटमॉस्फेयर था जब दुनिया बनी, अर्थ पे क्या एटमॉस्फेयर था जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए. दीज ऑल आर स्टडी इन बायोलॉजी. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. Biology is divided into following branches. Number 1, morphology. The study of form and structure of living organisms is called morphology. It can be further divided into two parts. Basically, what this morphology means,
Morph means form. The study of external characteristics of plant and animals is called external morphology. The study of internal part of living organisms is called internal morphology or anatomy. In anatomy, we discuss about the structure or organs of an organs. In plant, it deals with the arrangement of different types of tissues in root, stem and leaf. Physiology. The study of different functions performed by the different parts of living organism is called physiology. Study of the function of different parts of living organism is called physiology. Physio means nature. Ecology, the study of organisms in relation to each other and the environment is called ecology or environmental biology. Branches of biology. Histology, the study of cells and tissues with the aid of microscope is called histology. The branch of science in which we study about cells and their tissues under a microscope is called histology. Cell biology, the study of structure and function of cells and their organelles is called cell biology. In cell biology, we study about the structure of cells and their organelles and about their functions, in which we explain their function and their structure is called cell biology. Taxonomy. Living organisms are classified into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. This is called classification. Taxonomy is that branch of biology in which organisms are classified and given scientific names. In taxonomy, we deal the description, identification, classification and scientific naming of living organism according to their similarities and dissimilarities. Planetology. Planet means antic and bean means organism. The body parts of antic organisms or their impression preserved in rocks are called fossils. The study of fossils is called planetology. It also includes the study of origin and evolution of. In 1878, a French physician Riveron studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it. These creatures were later called plasmodium. It is also be known that when an animals have dead and make fossils on the rocks and make fossils, we study the fossils. So in which we branch of science which we study about the fossils of animals or plant are called planetology. Embryology. The study of development of an organism from fertilized egg zygote is called embryology. The stage between zygote and newly hatched or born baby is called embryology. Embryo means embryo or the development of a new one. In this we study the progress development which changes occur with after zygote formation up to an organism is formed. 8. Genetics. The study of methods and principles of biological inheritance of character
from parents to their offspring is called genetics. In genetics, we study about the inheritance of characters. For example, you have same color of your mother or your father due to the genes. Biotechnology. It is the manipulation of living things, animals, plant, microorganisms for the welfare of mankind. Recently, methods of genetic engineering have brought about a revolution in this field. In this field, we have now make a great landmarks, like we evolved their by using biotechnology, we not only made yogurt, cheese, bread and insulin are produced, but number of diseases are also cured. By using living organisms, we make useful chemicals and products or to perform an industrial task. Biochemistry, it deals with the chemistry and chemical aspect of living organisms. In living organisms, there is many chemicals are present like HCl, pH, and it work in metabolism of living organisms like HCl, and in plants also many of chemicals are present like glucose, starch. By the help of the biochemistry, we know which chemicals are useful in living organism and how they work. Microbiology, it deals with the study of microscopic organisms such as viruses, bacteria. In microbiology, we study about the organism which we can't see with naked eyes. Biophysics, the study of various biological phenomena according to principle of physics is called biophysics. For example, movement of muscles and bones based on on principles of physics. It is used to find out the age of fossils. Relationship of biology with other sciences. In antique times, there was no distinction of biology and other sciences. पुराने ज़माने में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं थी बायोलॉजी के अंदर और डिफरेंट साइंसेस के अंदर. अदर साइंसेस जैसे हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री. Different fields of sciences like biology, chemistry, physics and mathematics are met together in the writing of antique scientists. यानी डिफरेंट फील्ड जो हैं, जैसे हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो जिसको हम आजकल अलग अलग स्टडी करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ये एक ही साइंस के अंदर पढ़ा जाता था. दीज सब्जेक्ट वर स्टडीड under one head science, but with the passage of time the science developed very much and the huge scientific knowledge was then divided into different branches. जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमने इसकी साइंस के अंदर ब्रांचेस बनना शुरू हो गई. However, even today the interrelationship of these branches cannot be denied. लेकिन आज भी इन ब्रांचेस का आपस में जो ताल्लुक़ है वो हम इससे इनकार नहीं किया जा सकता. Biophysics, the study of various biological phenomena according to the principle of physics is called biophysics. बहुत से हमारी ज़िंदगी के तरीके हैं, फिनोमिनन हैं जिसके अंदर हमारी फ़िज़िक्स एक्ट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स. जैसे मूवमेंट जो है हमारी मसल्स की, बोन्स की, वो किसके प्रिंसिपल पे है? फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे है. तो हम इसकी स्टडी को कहते हैं बायोफिज़िक्स. एक और ब्रांच जो है बायोफिज़िक्स की वो है एक रेडियो फिज़िक्स, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स
जिसके ज़रिए हम फॉसिल्स की बारे में जानते हैं कि वो जो फॉसिल हमें मिले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में जानते हैं। हम अल्ट्रासाउंड वेव्स, लेज़र टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो भी फ़िज़िक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ होती हैं हमें डिफरेंट डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए। लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है डिफरेंट कैंसर सेल्स को मारने के लिए, और बाकी लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम आई का ऑपरेशन भी करते हैं। तो these all are physics. Ultrasound waves and lasers, these are all physics we are used in bio, so they are called biophysics. Biochemistry, the study of different biochemical like carbohydrates, protein, nucleic acid, etc. found in cells of living organisms, and hundreds of the underlying chemicals reaction in cells of organism is called biochemistry. बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं? बायोकेमिकल्स, डिफरेंट केमिकल जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये दीज ऑल आर केमिकल्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल हमारे इन स्टमक वी हैव अ पीएच इज़ अ केमिकल, ठीक है। वी हैव अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज़ अ केमिकल विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और केमिस्ट्री का, केमिकल्स का, इसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोमेट्री, द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम observations and experiment on living organisms is analyzed by various statistical methods. This is called biometry. Without knowledge of mathematics and statistics, no biological research and data analysis is possible. बायोमेट्री में हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसका जो हमें डाटा मिलता है, बनाते हैं, इसको हम सब पढ़ते हैं बायोमेट्री के अंदर। फर्स्ट in biology we do observations and then experiment, and these all things are studied under the branch which is called biometry. Without the knowledge of mathematics and statistics, we don't even we don't deal we do not research or data analyze. We don't analyze we all use statistics and biology, mathematics in biometry to analyze our results. Biogeography, the study of plants and animals and the basis of geographical distribution is called biogeography. साइंस बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल जो ज़मीन के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कौन से रीजन में कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, हमने इसको कहा है बायोजियोग्राफी। जैसे हमारे पास एंटार्क्टिक में पेंगुइन्स, पोलर बेयर्स पाए जाते हैं, हमने बायोलॉजिकल यानी जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें मिले हैं उनके हिसाब से हमने जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की है अर्थ के मैप पे, हम उसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। चैप्टर 1 बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, पार्ट 2। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। A biological method is a scientific approach used to resolve a biological problem related to or produced by a living organism. In order to resolve a specific biological problem, a biological method is adopted which consists of following parts. Number 1 is observation. Most of the biological investigations start with an observation. After selecting specific biological problem, observations are made to collect relevant information. For example, take the case of malaria. Malaria is the greatest killer disease of man for centuries. Observations are made to collect information. Example, malaria. Following groups are designed to perform
experimental group. It is the group of those people who are affected in some way and we do not know the real cause. Example, a group of malarial patients. An idea, deduction. The biological conclusion drawn from a hypothesis is called deduction. Testing on deduction and finding it correct does not necessarily mean the hypothesis is correct and scientific problem is solved. Actually, if more deductions are found to be correct, the hypothesis will be close to solution of problem. First of all, we take an example of malaria. When this disease is come, the scientist, which is named Lavrin, in 1878 observed the blood sample of malarial people. Then he found that something is wrong with these people. Control group, it is the group of an affected people. Example, persons, group of healthy persons. By keeping both of these groups under similar condition, the difference between them is determined. To know the real cause of malaria, the expert examined the blood of about 100 malaria patient experimental group. On the other hand, the expert examined the blood of about 100 healthy person control group. Chapter 1, Biology, Class 9, Introduction to Biology, Part 2. Biological method of study. A biological method is a scientific approach used to resolve a biological problem related to or produced by a living organism. In order to resolve a specific biological problem, a biological method is adopted, which consists of following part. Number 1 is observation. Most of the biological investigations start with an observation. After selecting specific biological problem, observations are made to collect relevant information. For example, take the case of malaria. Malaria is the greatest killer disease for centuries. So what is observation? फर्स्ट वी डिस्कस इन बायोलॉजिकल मेथड इज़ ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे मिसाल लेते हैं. बहुत ज़्यादा सदियों से एक बीमारी चली आ रही है जिसने इंसानों की जानें ली हैं, वो है मलेरिया. पहले हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि लोग किस वजह से इतने सारे मर रहे हैं, उनकी डेथ्स हो रही हैं. उसके बाद आता है हमारे पास हाइपोथेसिस. To solve a scientific problem, one or more possible propositions are made on the basis of observation. Such a proposition is called a hypothesis. The hypothesis is tested by the scientific. After observation, we make a hypothesis. Hypothesis क्या होता है? Hypothesis राय को कहते हैं. सबसे पहले हम क्या कहते हैं, पहले कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में राय कायम करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस. मेरिट्स ऑफ हाइपोथेसिस. अ गुड हाइपोथेसिस हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स. 1. It is close to control it is close to observe the fact. 2. One or more deductions can be made from this. 3. These deductions should be confirmed during experiment. 4. Results, whether positive or negative, should be reproducible. After doing a hypothesis, पहले हम कोई चीज़ हमने ऑब्जर्व करी, उसके बाद हमने उसके अंदर राय कायम की. जब हम किसी बारे में राय कायम कर लेते हैं तो उसके अंदर भी हम चेंजिंग आ सकती है. समटाइम्स जो होता है, जो हमने राय दी होती है वो सही होती है और समटाइम्स गलत होती है. इसके अंदर डिडक्शन भी हो सकती है. ये हाइपोथेसिस कैसे हमें पता चलता है कि सही है या गलत है? हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. देन डिडक्शन.
The logical conclusion drawn from a hypothesis is called deduction. Testing one deduction and finding it's correct does not necessarily mean the hypothesis is correct. The scientific problem is solved. Actually, if more deductions are found to be correct, the hypothesis will be close to solution of the problem. After we make a hypothesis, we make in deduction. Just take an example of प्लाज्मोडियम. जब लोगों को मलेरिया होना शुरू हुआ, लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं बुखार से. अब वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हर बुखार में एक इंसान की डेथ नहीं होती है. उन्होंने एक राय कायम की साइंटिस्ट ने मिलकर बैठ के कि हो सकता है इनके अंदर कोई बीमारी हो या कोई चीज़ हो. तो इन 1878 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेन. उन्होंने ब्लड सैंपल ले लिया मलेरिया पेशेंट का और उसको ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने क्या देखा ब्लड सैंपल्स में उनके कि उन्होंने टाइनी क्रिएचर्स नज़र आए जिसको उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम. उसके बाद उन साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस कायम की. उन्होंने कहा लिया एक जो मलेरिया पेशेंट्स के जो पर्सन थे उनकी ब्लड ली और फिर जो हेल्दी मैन थे उनकी ब्लड ली. तो उन्होंने देखा कि जो मलेरिया के पेशेंट्स थे यानी जिनको बुखार हो रहा था उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था, टाइनी क्रिएचर प्रेजेंट नहीं था. लेकिन जो हेल्दी जो बीमार थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम यानी टाइनी क्रिएचर जो था वो प्रेजेंट था. उसके बाद साइंटिस्ट ने उसके अंदर राय दी कि हो सकता है ये जो प्लाज्मोडियम जो बीमार आदमियों के ब्लड के अंदर है तो ये वजह हो सकता है मलेरिया की. उसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने उसके ऊपर राय कायम की और उसके बाद उस पर डिडक्शन निकली. अब हम आके उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट्स. फॉलोइंग ग्रुप्स आर डिजाइन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट. Experimental group. It is the group of those people who are affected in some way and we do not know the real cause, that is a group of malarial patient. उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब एक ग्रुप बना दिया इंसान लोगों का जिसके अंदर जो लोग थे वो अफेक्टेड थे मलेरिया से बुखार से. तो उन्होंने उसको कह दिया ग्रुप ऑफ मलेरिया पेशेंट. Control group. It is the group of unaffected people, example person, group of healthy person. By keeping both of these groups under similar conditions, the difference between them is determined. To know the real cause of malaria, the experts examine the blood of 100 malaria patient, experimental group. On the other hand, the expert examine the ब्लड ऑफ अबाउट 100 हेल्दी पर्सन कंट्रोल ग्रुप. जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हेल्दी पीपल थे उनके जो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था उनको एक ही कंडीशन में रखा गया. किनको? जो अफेक्टेड पीपल थे और जो अनअफेक्टेड पीपल को एक ही कंडीशन में रखा गया. फिर उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए और फिर उसको उन्होंने एग्जामाइन किया कि उनके अंदर क्या चीज़ डिफरेंस है. रिजल्ट. During the experiments mentioned above, the plasmodium was found in the blood of most of malarial patients. The plasmodium was present in the blood was not present in the blood of healthy persons. These results verified the deduction and thus the hypothesis, that is, the plasmodium is the cause of malaria, was proved a considerable extent. जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो हेल्दी पीपल हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है और जो अफेक्टेड पीपल हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है, तो साइंटिस्ट ने एक बात इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गई जो प्लाज्मोडियम जो है वो वजह है मलेरिया की. सो ये हमारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया. थ्योरी. इफ हाइपोथेसिस इज अप्रूव्ड टू बी करेक्ट from repeated experiment and uniform result, then this hypothesis becomes a theory. जब hypothesis एक्सपेरिमेंट पे किया जाता है उसके रिजल्ट एक जैसे ही आते हैं, बार बार करने से डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट कंडीशन में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और वही रिजल्ट आते हैं, तो उस हाइपोथेसिस के ज़रिए वाले तो उस हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी. को हमारी थ्योरी बन जाती है. बायोलॉजी
Class 9, Chapter number 1, Introduction of Biology, Part 3. History of Biology. The history of biology goes back to the antique and prehistoric time. Very briefly, perhaps, the first noticeable development in our knowledge of biology occurred during the Greek period. From the 8th to the 15th century, Muslims studied Greek and other literature, translated books of Roman and Sanskrit into Arabic, wrote new books and opened numerous centers of learning which encouraged original research and exchange of ideas between different human societies. हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी कब शुरू होती है? बहुत पुरानी है और काफ़ी टाइम से ये चली आ रही है. कब से चली आ रही है? सबसे जो हमारा नोटिसेबल पीरियड है वो होता है ग्रीक पीरियड, जो हमारा है 8th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी. मुस्लिम्स जो थे उन्होंने स्टडी किया पहले ग्रीक लिटरेचर को और बाकी दूसरे लिटरेचर्स को, और उसको ट्रांसलेट कर दिया अरबिक में, जो उनके पास थी बुक्स रोमन की और संस्कृत की. फिर उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोले जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया और इंसानी ज़िंदगी में बहुत अच्छे एक्सचेंजेस लेकर आए. जाबिर बिन हयान, पीरियड 722 to 817 AD, books Al-Nabatat and Al-Hayawan. Contribution: he studied the life of plants and animals and wrote many books about them. जाबिर बिन हयान का जो पीरियड है वो हमारे पास शुरू होता है 722 AD से लेकर 817 AD तक. इनकी जो बुक्स थी वो थी नबातात एंड अल हैवान. इन्होंने जो काम किया है वो लाइफ ऑफ प्लांट्स पे है एंड एनिमल्स. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी उनके ऊपर. जाबिर बिन हयान जो थे उनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है. अबू अब्दुल मलिक असमई, पीरियड 741 AD, बुक्स अल खेल, अल इबील, अल अशा एंड अल वहूश एंड खलकुल इंसान. कंट्रीब्यूशन: he described the body structure and functions of horses, camels, sheep, wild animals and human beings in detail. अब्दुल मलिक असमई का जो हमारा पीरियड है वो स्टार्ट होता है 741 AD से. इनकी जो बुक्स हैं अल खेल, अल इबील, अशा, अल वहूश एंड खलकुल इंसान. इन्होंने अपनी बुक्स के बारे में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बताया है, हॉर्सेस के, कैमल्स, शीप, वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में. इन्होंने बहुत ज़्यादा जो बताया अपनी बुक्स के अंदर, उन्होंने डिटेल में बताया शीप के बारे में, और अल वहूश जो थी इनकी पूरी वाइल्ड एनिमल्स के बारे में है, और खलकुल इंसान जो है वो ह्यूमन बींग्स के बारे में है. अबू उस्मान उमर अल जहीज़, बुक्स अल हयावान. कंट्रीब्यूशन: he explained the characteristics of about 350 species of animal. He wrote book on the life of ants especially. अबू उस्मान अल जहीज़ जो थे उन्होंने बुक लिखी थी अल हयावान, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं स्पेशली आंट्स के बारे में. इन्होंने 350 स्पीशीज़ जो है एनिमल्स की उसके बारे में लिखा है. अल जहीज़ ने वो बहुत मशहूर अपने ज़माने के जूलॉजिस्ट थे. इन्होंने लाइफ पैटर्न बताया है आंट्स का, और उन्होंने सीजनल माइग्रेशन भी बताई है फिशेस की जो रिवर दजला में होती थी. अल फराबी एंड अबू उल कासिम अल ज़हरवी, पीरियड 870 to 950 AD, बुक्स अल नबातात, अल हैवानात. कंट्रीब्यूशन: the above mentioned books were written by Al Farabi. On the other hand, Al Zaharvi was famous for removal of stone from urinary bladder. अल फराबी जो थे इन्होंने वो बॉर्न हुए हैं 870 AD से, लेकिन इनके जो पीरियड है ख़त्म होता है 950 AD में. ही वॉज हकीम एंड सर्जन. इन्होंने अपनी बुक किताब नबातात है उसमें बहुत सारी नॉलेज दी है प्लांट्स के बारे में, एंड किताबुल हैवानात में इन्होंने एनिमल्स के बारे में
नॉलेज दी है। जो अल-ज़हरवी थी उन्होंने एक रिमूवल ऑफ स्टोन बताया। उस ज़माने में जब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स हो जाया करते थे, जो अभी भी हो जाते हैं, उस ज़माने में विदाउट ऑपरेशन उन्होंने इसका रिमूवल ऑफ स्टोन बताया फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। अबू अली सीना, पीरियड 980 AD, बुक अल कानून फिल तिब अल शिफा। Contribution: he wrote about plants, animals and non-living things in one book. He was expert in mathematics, astronomy, physics and planetology. अबू अली सीना की जो हमारे पास पीरियड स्टार्ट होता है वो 980 AD में स्टार्ट होता है। इनकी जो मशहूर बुक है वो हमारे पास है कानून फिल तिब एंड अल शिफा। इन्होंने अपनी बुक्स में एनिमल्स एंड प्लांट्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी लिखा है। वो एक्सपर्ट थे मैथमेटिक्स के, एस्ट्रोनॉमी एंड प्लैनेटोलॉजी में। इन्होंने मोर देन 110 बुक्स लिखी हैं। इन्होंने बहुत सारी नंबर ऑफ मेडिसिन भी इन्वेंट की हैं। अली इब्ने ईसा, कंट्रीब्यूशन: ही वर्क ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन of eye and about 130 disease of eyes and their treatment. अली इब्ने सीना ने जो कंट्रीब्यूट किया है हम बायो के अंदर, वो उन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आइज़ के ऊपर किया है। इन्होंने 130 डिजीज़ बताई हैं आइज़ की और उनकी ट्रीटमेंट्स भी बताई हैं। ऑफ abiogenesis and biogenesis. First of all, what is the meaning of biogenesis? You know, students, bio means life and genesis mean origin or the beginning. How? It's mean how life begin on earth. Abiogenesis, concept that living beings can spontaneously develop from the non-living, is termed as abiogenesis. फर्स्ट ऑफ ऑल अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब है कि ज़िंदगी की इब्तिदा विदाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जब साइंस इब्तिदा हुई, लोगों ने पढ़ना रिसर्च करना शुरू किया, तो बहुत से साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे कहीं भी चूटियाँ होती हैं वो ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। जैसे अगर हम कई रोटी के टुकड़े पड़े होते हैं या कोई खाना पड़ा होता है तो उस पर फंगस लग जाती है। तो कैसे लग जाती है कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, ख़ुद ब खुद लग जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स पे लिविंग थिंग्स जो हैं वो ओरिजिन एग्जिस्ट करना शुरू कर देती हैं ख़ुद ब खुद। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और कहा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से भी बिगिन हो सकती हैं, शुरू हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है उनके लिए लिविंग थिंग का होना ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को कि लिविंग ऑर्गेनिज़म ओरिजिन किए हैं, बने हैं विदाउट लिविंग थिंग से, इज़ कॉल्ड एबायोजेनेसिस। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन फ्रॉम एस्ट्रोलेट। साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें बताया था कि जो लिविंग बीन्स हैं वो नॉन लिविंग बीन्स से चीज़ों से भी बन सकते हैं, यानी उन पे पैदा हो सकते हैं। बायोजेनेसिस मीन लिविंग बीन्स कैन डेवलप्ड ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीन्स इज़ टर्म्ड एज बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब है कि जो लिविंग बीन्स हैं, जानदार हैं, वो तभी डेवलप्स हो सकते हैं जब उन जैसा कोई पहले से मौजूद हो। यानी लाइफ ही लाइफ को ओरिजिन कर सकती है, पैदा कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। विदाउट नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बगैर लिविंग थिंग्स से कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन फ्रॉम रेडी। Experiment number 1. Reddy takes some dead snake were placed in a box and flies gathered around dead snake. After 3 days, maggots appeared. After 18 days, maggots transformed into pupa. Some of the pupa were transformed into separate glass container covered with paper. After 8 days, a fly emerged from each pupa.
यानी रेड्डी ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था बायोजेनेसिस के ऊपर। उसने क्या किया, थोड़े उसने डेड स्नेक लिए और उसने एक बॉक्स में रख दिया और उनके ऊपर उसने मक्खियों को आने दिया। उसने देखा कि 3 दिन के बाद उसके ऊपर मैगट्स जो थे यानी फ्लाइज के जो अंडे थे वो अपीयर होना शुरू हो गए। उसके बाद उसने उसको उस दिन पे रहने दिया और आफ्टर 18 डेज़ उस जो मैगट्स थे उसके यानी फ्लाइज के अंडे थे उस पर से प्यूपा निकलना शुरू हो गया, यानी सुंडियाँ जो थी वो निकलना उनसे शुरू हो गई। उसने क्या किया, इन सुंडियों को लिया और उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया सेपरेट ग्लास कंटेनर के अंदर और उसको कवर कर दिया पेपर से। आफ्टर 8 डेज़ उसमें से फ्लाइज आना पैदा होना शुरू हो गई, निकलना शुरू हो गई उन प्यूपा से। यानी जैसी फ्लाइज जो स्नेक पर आया करती थी वैसे ही उन प्यूपा से वैसी फ्लाइज निकलना शुरू हो गए हैं। कंक्लूजन क्या निकला, फ्लाइज लेट एग्स ऑन डेड स्नेक्स विच गिव राइज टू मैगट्स विच ट्रांसफॉर्म प्यूपा एंड अल्टीमेटली फ्लाइज। कंक्लूजन ये निकला, फ्लाइज जो थी यानी जो मक्खियाँ थी जिन्होंने विज़िट किया था डेड स्नेक को, वो आईं, उन्होंने वहाँ पे मैगट्स अपने अंडे दिए और उसके बाद वो जो अंडे थे वो सुंडियों में चेंज हो गए। वो सुंडियाँ जो थी अल्टीमेटली फ्लाइज जो थी, जैसे फ्लाइज ने विज़िट किया था स्नेक्स पे कि डेड स्नेक्स पे, वैसे ही फ्लाइज पैदा हो गई। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, रेडी took 8 bottles. He put dead snake into 2 bottles, pieces of meat in other bottle and dead fishes in other bottle. He kept 4 bottles open and 4 closed. After a few days, maggots appeared in open bottles only. रेडी ने क्या किया, उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसने 8 बॉटल्स ली, उसके अंदर उसने 2 के अंदर बॉटल्स के अंदर डेड स्नेक्स डाले, 2 के अंदर उसने मीट के टुकड़े डाले और 2 के अंदर उसने फिशेस डाले और इसी तरह 2 के अंदर उसने कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म ईल जो थी वो डाली। उसने क्या किया, उनमें से 4 बॉटल्स का जो मुंह था वो कवर्ड कर दिया प्लास्टिक से और 4 का जो मुंह था वो खुले रहने दिया। उसने क्या देखा, कंक्लूजन ये निकली, If flies were prevented from entering the bottles, the maggot did not appear. उसने क्या कहा, उसने जो ओपन बॉटल्स थी उनको उसने छोड़ दिया और जो क्लोज बॉटल थी उनको भी उसने छोड़ दिया। काफ़ी दिनों बाद उसने देखा जो कवर्ड बॉटल्स थी उसमें कोई ना मैगट्स अपीयर हुए, ना प्यूपा अपीयर हुए और ना ही फ्लाइज अपीयर हुई। लेकिन जो ओपन बॉटल्स थी उसके अंदर प्यूपा भी मैगट्स भी अपीयर हुए, प्यूपा भी अपीयर हुए और उनके अंदर जैसी फ्लाइज जो विज़िट कर रही थी ओपन बॉटल्स के अंदर डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वैसे ही फ्लाइज इमर्ज भी हुई। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तख्लीक कर सकता है, इब्तिदा कर सकता है। दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, रेडी टुक out some pieces of meat in a jar whose mouth was covered with a gauze so that air could enter and the flies remained out. No maggots appeared on the piece of meat despite entry of air was possible. अच्छा, जो उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात कहा कि जो क्लोज बॉटल्स थी उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए एग्जिस्ट नहीं हुई क्योंकि उसका मुंह बंद था, तो उससे एयर जो थी वो भी इस बॉटल में नहीं गई और जो एयर है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। तो रेडी ने क्या करा, उसने अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक जार लिया, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको से वो अपने बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रूव करा। उसने क्या किया, उसने एक बॉटल ली, उसमें डेड सम पीसेस ऑफ मीट डाले और उसको कवर कर दिया किससे, गॉज से, जाली से उसकी चारों तरफ से, ताकि कोई भी फ्लाइज जो है वो एंटर ना हो सके लेकिन एयर जो है वो उसके अंदर आ जा सके। लेकिन क्या हुआ, फ्लाइज क्योंकि बॉटल्स के अंदर नहीं एंटर हो सकी तो ना ही उसमें मैगट्स अपीयर हुए, ना ही प्यूपा बने और ना ही फ्लाइज बनी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फ्लाइज थी उन्होंने विजिट ही नहीं किया स्नेक, वो जो मीट था उसके अंदर, ना वो अंदर गई, ना उन्होंने जो अपने मैगट्स थे यानी अंडे थे वो उन्होंने दिए। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, हैज़ प्रूफ दैट ओनली लिविंग बींग्स गिव राइज टू लिविंग बींग्स। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस वॉज प्रूव्ड करेक्ट एंड दैट ऑफ बायोजेनेसिस वॉज रॉन्ग। इससे ये बात साबित हो गई क्योंकि
फ्लाइज नहीं गई और ना ही लिविंग बीन्स जो हैं वो अपीयर हुई। ठीक है, तो इस बात से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस के किसी लिविंग थिंग की ओरिजिन के लिए लिविंग बीन का होना ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ए बायोजेनेसिस है जो है वो रॉन्ग है। Needham's experiment. An English scientist, Needham, boiled meat in water and poured this gravy in bottles and closed their mouth. After a few days, microorganisms were produced in these covered bottles. नीदम से एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, उन्होंने वो सपोर्ट करते थे ए बायोजेनेसिस को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग से भी, मतलब बगैर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मीट का टुकड़ा लिया और उसको एक पानी के अंदर बॉईल किया, और फिर उस ग्रेवी को, जो उसका ग्रेवी निकली, उसको एक बॉटल में कर दिया और उसका मुंह क्लोज कर दिया। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने देखा, कुछ दिनों बाद, कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए उस कवर्ड बॉटल के अंदर। अब जो पानी की ग्रेवी थी उसके अंदर तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं था, न लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए। तो उनकी इस एक्सपेरिमेंट ने जो बायोजेनेसिस पे यकीन रखते थे उनको एक बहुत तक़वियत दी और कहा कि ये बायोजेनेसिस भी ठीक है, यही है, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी नहीं होता। रिमेनिंग पार्ट ऑफ लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट. No life was produced even after several days because microorganism entering along with incoming air got stuck up on the curved wall of the glass neck. उन्होंने जब इसको बॉयल कर दिया था, यीस्ट के इन्फ्यूजन को, उसको कूल करने के लिए छोड़ दिया, जो एक्स शेप का जो फ्लास्क था उससे जो कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो रहे थे एयर से, वो उस एस शेप के अंदर स्टक हो गए। थोड़े दिनों बाद इन्होंने क्या किया, उस जो एक्स शेप का फ्लास्क था, उसका नेक, वो तोड़ दिया ताकि अगर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के ज़रिए ना पहुँच पाए उस बॉटल फ्यूजन के ज़रिए तक। To prove this, he broke up the curved neck so that now contaminated air could reach directly to infusion. It was observed that microorganisms were produced within 48 hours. उन्होंने देखा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कोई भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं थी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कोई चीज़ उसके अंदर जा सकती बाय एयर भी, क्योंकि एस शेप फ्लास्क जो था। Thus, this proved that if care was taken and no microorganism or their spores were allowed to reach the infusion, no life could be produced. He proved the concept of biogenesis. इन्होंने ये प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी स्पोर्स को अलाउ नहीं किया जाए इन्फ्यूजन में जाने से, तो कोई लाइफ प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, जिससे इनका जो कॉन्सेप्ट था बायोजेनेसिस का वो क्लियर हो गया और प्रूव्ड हो गया। Summary. Number 1, biology is the study of living things. It is further divided into 3 main branches: botany, zoology and microbiology. बायोलॉजी जो है वो स्टडी है लिविंग थिंग्स के बारे में। इसको हम 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। बॉटनी जो स्टडी है हमारे प्लांट्स की, जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के बारे में पढ़ने को हम जूलॉजी कहते हैं, एंड माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। 2, बायोलॉजी एंड अदर नेचुरल एंड सोशल साइंसेस लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, सोशोलॉजी एंड स्टैटिक्स आर इंटर रिलेटेड। बायोलॉजी के साथ बहुत सारे दूसरे साइंसेस भी रिलेट करते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 3, द सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज इन रिसॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैथड। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिस्टमैटिक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैथड। 4, biological investigation start with the observation and collection of information about the biological problems. Biological
जो इन्वेस्टिगेशन वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फर्स्ट वी ऑब्जर्व एंड देन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम. 5. Hypothesis is a guess made by scientists about the solution of a certain phenomenon. हाइपोथेसिस जो है वो साइंटिस्ट देते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के बाद, जो एक राय को कहा जाता है. 6 is deduction. Deduction is a logical explanation of hypothesis. डिडक्शन जो होती है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है हाइपोथेसिस की. वो कैसे निकलती है कि हमने जो राय दी है उसमें कोई बात सही भी हो सकती है, कोई बात गलत भी हो सकती है. एक्सपेरिमेंट इज प्रैक्टिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन. डिडक्शन के लिए पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि जो हमने राय दी है वो ठीक है या गलत है. 7th इज न्यू डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी are bringing revolution in the field of medicine, public health, agriculture, veterinary, landscape, etc. न्यू डिस्कवरीज जो है बायोलॉजी में वो हमारे पास रेवोल्यूशन आ रही हैं. किसमें? मेडिसिन बन रही हैं बायोलॉजी में रिसर्च के ज़रिए. पब्लिक हेल्थ अच्छी हो रही है, एग्रीकल्चरिंग हमारे पास बहुत अच्छी आ रही है, और लैंडस्केप भी हमारे के ज़रिए से अच्छा हो रहा है. 8. Modern view of origin of life stresses upon the idea of chemical evolution and ties it with origin of earth and the primitive atmosphere. मॉडर्न व्यू जो है लाइफ के बारे में कि वो केमिकल एवोल्यूशन क्या हो रहा है और क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका एटमॉस्फेयर के ऊपर, ही हम बायोलॉजी के स्टडी के अंदर पढ़ते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड अ कॉमन ऑरिजिन बट with the passage of time they gradually change and become different from one another. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक तरीके से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा उनमें चेंजिंग आती रही और वो एक दूसरे से अलग होते रहे और उनमें चेंजिंग आती रही. एंड ऑफ चैप्टर 1.